हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अरिहंत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अध्याय 6 पढ़ेंगे। इसके पहले का चैप्टर का वीडियो मैंने अब ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 6 बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। इसमें पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा में करके सीखना, परियोजना विधि एवं सहयोग से सीखना आदि को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ठीक है, तो ऑप्शन सी है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। ठीक है, तो स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें, तो ये है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे बालक सामाजिक रूप से विकास कर सके तथा वह प्राकृतिक दुनिया के प्रति स्वयं को समायोजित कर सके। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये है आत्मसातकरण। ठीक है, आत्मसातकरण है इसका आंसर। ठीक है, इसका व्याख्या पढ़ते हैं। आत्मसातकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक नए ज्ञान को पूर्ण ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है। बालक नए ज्ञान को आत्मसात करने की प्रक्रिया को बल देता है। चौथा क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो वह है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो अमेरिकी शिक्षाविद तथा मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में विचार प्रस्तुत किया है। शैक्षिक विचारधारा के संदर्भ में जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने अपनी रचना द स्कूल एंड सोसाइटी 1999 में प्रगतिशील शिक्षा के विचारों को स्थान दिया है। जॉन डीवी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा क्रियात्मक है, यह सामाजिक प्रगति का साधन है। व्यक्ति में सामाजिक कुशलता का विकास होना ही प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, तो के-मा-सी-बो यानी CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE यानी सेंट्रल ब्यूरो, ठीक है, द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमानों को शैक्षणिक प्रणाली में शामिल किया गया है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बच्चों की शक्तियों का विकास करना है। यह ऐसा वातावरण तैयार करता है जिससे बच्चों को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो।
प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में यह अपेक्षा की जा सकती है कि बच्चे सामूहिक कार्य में भागीदारी करें तथा सामाजिक कौशलों को सीख सकें। छठा क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? ठीक है, तो वह है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। सातवां क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो वह है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। नवा क्वेश्चन, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ठीक है, तो विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना तथा उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना शिक्षण की एक प्रभावशाली पद्धति है जिसे बीजों का अंकुरण संकल्पना कह सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। वह है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था को अपनाने की प्रक्रिया बाल केंद्रित अधिगम प्रणाली है। 11वां क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। ठीक है। 12वां क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो वह है जॉन डीवी के अनुसार। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में जॉन डीवी का विचार है सो महत्वपूर्ण है। 13वां क्वेश्चन, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। वह प्रगतिशील शिक्षा। लैब विद्यालय यानी लैब स्कूल की संकल्पना जॉन डीवी ने दी है। 14वां क्वेश्चन, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग किस ओर संकेत करता है? तो वह है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। 15वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो वह है धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक का धैर्यवान तथा दृढ़ होना आवश्यक है। इस स्तर पर बच्चों के साथ अधिक से अधिक जुड़ना होता है। 16वां क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? वह शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। छोटे शिक्षार्थियों में शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई नहीं होती है, बल्कि पठन गति के पहलुओं को आत्मसात करने में और प्रवाह में कठिनाई आती है। 17वां क्वेश्चन, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब ऑप्शन ए जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। तो ये सही है। ठीक है। दूसरा, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। ये भी सही है। तीसरा, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। यानी तीसरा, पहला दूसरा तीसरा
उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण हो सकता है यदि जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो तथा अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। 18वां क्वेश्चन, CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक है वह है सहयोगात्मक अधिगम और साथी समूह शिक्षण, यानी A और B दोनों। ठीक है, तो चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स यानी CWSN के अनुसार शिक्षण की मुख्य तकनीकों के अंतर्गत निम्न आयामों को स्वीकार किया जाना चाहिए। ये है छोटे समूहों में शिक्षण, क्लासरूम केंद्रों का सृजन और विशिष्ट निर्देशों के साथ आधारभूत विषयों पर दृष्टि, सहयोगात्मक अधिगम, विभिन्न स्तरों पर पुस्तकों तथा पाठ्य सामग्रियों की आपूर्ति, पाठों को बदलते रहना, साथी समूह शिक्षण। ठीक है, अब 19वां क्वेश्चन आते हैं। CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? तो वह है गोलाकार बैठक व्यवस्था सही है, यू आकार की बैठक व्यवस्था ये भी सही है। ठीक है, तो गोलाकार इस पर गोलाकार और यू आकार, इसमें यू आकार रहेगा, बीच में टीचर रहेंगे। ठीक है, तो दोनों व्यवस्था है। ठीक है, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स यानी CWSN के अनुसार विशेष बच्चों की सुविधाओं की प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत विशेष बच्चों के बैठने की व्यवस्था यू आकार एवं गोलाकार रूप में होनी चाहिए, जिससे शिक्षक किसी भी बच्चे के पास आसानी से पहुंच सकता है। ऐसी बैठकीय व्यवस्था में विशेष प्रकार के बच्चों के हाव भाव, आवाज़ तथा मांग को शिक्षक सामान्य रूप से समझ सकता है। 20वां क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व ऑप्शन नंबर ए, कक्षाध्यापक पर कि वह पाठचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। कक्ष की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व कक्षाध्यापक पर होता है कि वह पाठचर्या को उसी प्रकार परिवर्तित करे जैसा वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। क्वेश्चन 21, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो वह है मार्गांतरीकरण। ठीक है, मार्गांतरीकरण। 22वां क्वेश्चन, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों के अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? वह है उपलब्धि। प्रगतिशील परिवार के बच्चों में उपलब्धि एक प्रबल गुण होता है। उपलब्धि प्रेरक बल के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा, पुरस्कार, जिज्ञासा, सुख इत्यादि अभिप्रेरकों को प्रभावी बनाने में बल मिलता है। 23वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होनी चाहिए। 24वां क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। वह है
आदर्श रूप से व्यवहार कर। ठीक है, एक शिक्षक आदर्श मूल्यों को अपनाकर और उन्हें कक्षा में फैलाकर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो वह है लिखना। लिखना एक सूक्ष्म गतिक कौशल है। 26वां क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए कहानी कथन को। ठीक है, कहानी कथन को। 27वां क्वेश्चन, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है वह है कार्यों पर बल। ठीक है। 28वां क्वेश्चन, एक शिक्षक खाद्य व सब्जियों फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी अपने अनुभव से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार है ज्ञान का निर्माण। 29वां क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी थीम सबसे अच्छी है? वह है मेरा परिवार। ठीक है। 30वां क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे वह मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। ठीक है। तो पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना आरंभ करता है। वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता और भिन्नता समझने में की क्षमता बच्चे में विकसित होती है। 31वां क्वेश्चन, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? यहाँ देखो सम्मिलित नहीं है तो गृह कार्य प्रदान करना, तो ये शिक्षक नहीं, ये है सो शिक्षक केंद्रित है। सॉरी, ये बाल केंद्रित नहीं, ये शिक्षक केंद्रित है। गृह कार्य प्रदान करना ये शिक्षक केंद्रित हुआ, बाल केंद्रित नहीं। बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना यह बालक केंद्रित है। बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना यह बालक केंद्रित शिक्षा है। ठीक है। डी, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना यह भी बालक केंद्रित शिक्षा है। लेकिन बालक केंद्रित शिक्षा कौन सी नहीं है? वह गृह कार्य प्रदान करना, यह बालक केंद्रित शिक्षा नहीं है बल्कि यह शिक्षक केंद्रित शिक्षा है। ठीक है। बालक केंद्रित शिक्षा में गृह कार्य को महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है। 32वां क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है वह शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा को बाल केंद्रित होना चाहिए। 33वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वह है ऑप्शन सी, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायित अनुदेशन का प्रभाव। तो क्रियात्मक अनुसंधान किसी समस्या विशेष के लिए किया जाता है। कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव समस्या से संबंधित नहीं है। 34वां क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो वह है विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन बी। ठीक है। 35वां क्वेश्चन, शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है तो आप क्या करेंगे? बच्चों को कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे। ठीक है। 36वां क्वेश्चन, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए वह है बालक। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए। प्रकृतिवाद की स्थापना रूसो ने की थी। 37वां क्वेश्चन, जब अध्यापक प्रथम बार कक्षा कक्ष में प्रवेश करे
तो उसे बात करनी चाहिए। ठीक है, तो किस बारे में? तो वह है अपने एवं छात्रों के बारे में। ठीक है, जब अध्यापक प्रथम बार कक्षा में प्रवेश करे तो उसे केवल अपने विषय में और छात्रों के विषय में बातें करनी चाहिए। ऐसा करने से छात्रों पर अध्यापक का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और छात्रों के मन में अध्यापक की एक अच्छी छवि बनेगी। इसी तरह जब अध्यापक शिक्षक परीक्षा पास करके किसी विद्यालय में नियुक्त पाता है तो सर्वप्रथम उसका कर्तव्य है कि वह विद्यालय के वातावरण तथा वहाँ के सभी कर्मचारियों व छात्रों से घुल मिल जाए। 38वां क्वेश्चन, आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है। आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? तो वह है ऑप्शन सी, बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना। 39वां क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो वह है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ऑप्शन सी। 40 क्वेश्चन, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है वह कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? वह है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। 42 क्वेश्चन, बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया है तो वह है लोगों के स्थान पर जानवरों को। 43 क्वेश्चन, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? वह है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। 44 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो वह स्वामी विवेकानंद का। 45 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है वह है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। 46 नंबर क्वेश्चन, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए वह केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना। 48 नंबर क्वेश्चन, मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है तो वह शैक्षिक टेलीविज़न। शैक्षिक टेलीविज़न प्रसारण एक विशिष्ट उदाहरण है जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम प्रदान करने में सहायक होता है। शैक्षिक टेलीविज़न मीडिया का एक उदाहरण है जिसका प्रसारण टेलीविज़न सेट तथा केबल की सहायता से किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो वह है ऑपरेंट अनुबंधन। ऑपरेंट अनुबंध या क्रिया प्रसूत अनुबंध का प्रतिपादन फ्रेडरिक स्किनर ने किया था। इस सिद्धांत में निम्न घटक शामिल हैं। पहला, व्यवहारिक अनुदेशन। दूसरा, अनुदेशन के छोटे खंड सूक्ष्म शिक्षण। तीसरा, स्वपदानियमन। चौथा, प्रश्न पर शिक्षार्थी की सक्रिय प्रतिक्रिया। पाँचवा, तत्काल प्रतिक्रिया।
50वां नंबर क्वेश्चन, कैसे सीखना अस्थायी होता है वह समझकर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अगला अध्याय 7 हम जल्द ही अपलोड करेंगे। मिलते हैं। जय हिंद।